जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। केंद्र की एनडीए सरकार ने गुरुवार को वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को सीमित करने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बवाल हुआ। नए बिल के जरिए केंद्र मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन कर सकती है। अभी वक्फ बोर्ड के पास ऐसी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है जो अतीत में वक्फ की गई हो और इसका वक्फ बोर्ड के पास आधार हो। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ ही ऐसे और भी अधिकारों को कम किया जा सकता है। इस बीच सवाल उठता है कि यह बोर्ड किस तरह दूसरों की संपत्ति को अपना बता सकता है। इस सवाल को समझने से पहले आपको यह बताते हैं कि वक्फ एक्ट क्या है और वक्फ बोर्ड का काम क्या है। वक्फ एक्ट वक्फ संपत्तियों और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए बनाया गया कानून है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोकना या समर्पण करना। वक्फ एक्ट 1995 के अनुसार वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति या संस्था की ओर से किसी भी उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति का अस्थायी समर्पण है। आसान भाषा में समझें तो वक्फ इस्लाम में उस संपत्ति को कहते हैं जो धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्य से दान की जाती है। इसका इस्तेमाल धार्मिक कामकाज, गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ के बेहतर प्रशासन और केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना के लिए वक्फ अधिनियम 1995 लाया गया था। इसी एक्ट में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड की स्थापना भी हुई थी। इसकी धारा 32 में बोर्ड की शक्ति और कामकाज का जिक्र है। इसके अनुसार बोर्ड को यह सुनिश्चित करना है कि औकाफ यानी कि दान दी गई संपत्ति की आय और उनका इस्तेमाल उन उद्देश्यों में किया जाए जिनके लिए औकाफ को बनाया गया था। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का काम सामाजिक कल्याण के लिए स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और मुसाफिर खानों की मदद करना भी है। फिलहाल भारत में करीब 30 वक्फ बोर्ड हैं। इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद बनाया हुआ है। आइए आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों का दायरा कितना फैला हुआ है और यह भी जानते हैं कि क्या वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपना बता सकता है। वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में पहली बार साल 1995 और फिर 2013 में हुए संशोधनों से वक्फ बोर्ड के अधिकारों को और भी ताकत मिल गई। वक्फ बोर्ड पर अक्सर आरोप लगता है कि वो दूसरों की संपत्ति को मनमाने ढंग से अपना करार देता है। बोर्ड को यह शक्ति वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 में मिली हुई है। इसके अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकती है अगर उसके पास ऐसा मानने को कोई वजह है। ऐसे मामलों में बोर्ड उस संपत्ति के तत्कालीन मालिक को नोटिस भेजता है। अगर इस पर कोई विवाद पैदा होता है तो बोर्ड की ओर से ही मानने की जांच की जाती है। पहले
केवल नोटिस भेजने भर से ही जमीन पर बोर्ड का हक हो जाता था। लेकिन मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए केवल अधिसूचना जारी करना काफी नहीं है। इसके लिए वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है, जिसमें 2 सर्वे, विवादों का निपटारा और राज्य सरकार तथा वक्फ को एक रिपोर्ट जमा करना शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। साल 2013 में यूपीए सरकार द्वारा वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन किया गया था, जिसमें जमीन के मालिकाना हक पर वक्फ बोर्ड के फैसला अंतिम माने जाने का प्रावधान है। बोर्ड के फैसले को रद्द या संशोधित करने की ताकत केवल ट्रिब्यूनल के पास है। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। जब बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि कोई जमीन या वक्फ संपत्ति है, तो वो उस पर शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग सेंटर, बाजार, आवास या आवासीय फ्लैट को बनाने और उनके विकास का काम कर सकता है। इसके अलावा वक्फ एक्ट के सेशन 28 और 29 में वक्फ बोर्ड और उसके प्रमुख को ये शक्ति दी गई है कि वे बोर्ड के फैसलों को अमल में लाने के लिए स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल में ला सकती है। धारा 28 में कहा गया है कि किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड के निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यदि आवश्यक हो तो बोर्ड अपने निर्णयों को लागू करने के लिए ट्रिब्यूनल से निर्देश भी मांग सकता है। जानकारों के मुताबिक वक्फ एक्ट का सेशन 85 कहता है कि वक्फ बोर्ड के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। यही कारण है कि अब तक वक्फ प्रॉपर्टी की ना तो राज्य, ना तो केंद्र सरकार और ना अदालत जांच कर पाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। मूल रूप से वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां हैं। 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं। वर्तमान समय में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। यानी महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई। फिलहाल गुरुवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस बिल का कांग्रेस, सपा समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने जोरदार विरोध किया। इस बिल को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा भी हुआ। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है। यह बिल लोकसभा में आज पास नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की है। वक्फ बोर्ड बिल मामले पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान दिया। उन्होंने लिखा, केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत, अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी? सरकार राष्ट्र धर्म निभाए, मंदिर मस्जिद, जाति धर्म व सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस व भाजपा आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया। किंतु अब देश में खत्म हो रहा है आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
आप भी सुनिए। अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर। बैठिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है, और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। ओके। कल्याण बनर्जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।